नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग और मैं विनोद शर्मा। आज हमारे साथ हैं करौली जिले के बड़े डॉक्टर गणेश मीना। मेडिसिन इमरजेंसी में विशेषज्ञ हैं। कोरोना काल में बेहतर तरीके से काम किया है। कोरोना का विशेष इनके पास अनुभव है। कोरोना के बाद मरीज अपना ध्यान कैसे रखें, ब्लैक फंगस क्या है और ऑक्सीजन का लेवल अगर किसी में कम है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर गणेश राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, मैं आपसे शुरुआत तौर में ही ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के लंग्स खराब हुए वो कोविड पोस्ट क्या है, कैसे उनका इलाज करेंगे, उसके बारे में आप बताएं। देखो, जो कोविड के कारण दोनों लंग्स में कंसोलिडेशन हो जाता है या हम कहें ILD सिलिकोसिस जैसे लक्षण डेवलप होने लगते हैं। लंग्स की कॉम्प्लायंस बहुत कम हो जाती है। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है कि उसका जो एयर लेते हैं अपन, तो एल्यूलाई एकदम सिकुड़ जाते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। हमने यहाँ पर पेशेंट डिस्चार्ज हम कर देते हैं, उसके बाद लेकिन उस पेशेंट का जो एक्सरसाइज का या घूमने फिरने का जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके लिए हम जल्दी ही पोस्ट कोविड OPD चालू करने जा रहे हैं तथा पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ चेस्ट फिजियोथेरेपी और साथ में लंबी सांसें लेके, गहरी सांसें लेके हर 2 घंटे में एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे सांसें लें और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। इससे क्या होता है, जो एल्यूलाई सिकुड़ गए हैं उनकी दोबारा इन्फ्लेशन होगा, दोबारा क्षमता बढ़ेगी और कुछ मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी हम देंगे। आप बताएं, ब्लैक फंगस अभी नई बीमारी सामने आ रही है, ये क्या है, क्या अपने करौली में दस्तक दे चुका है ये? देखो, ब्लैक फंगस को हम मेडिकल साइंस में म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस राइजोपस या म्यूकोर स्पेसीज के फंगस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में सभी जगह होते हैं। ये खाने में भी हो सकते हैं, जहाँ गंदगी है वहाँ भी हो सकते हैं, मिट्टी में भी हो सकते हैं, पेड़ों में भी हो सकते हैं। तो ये कोई ऐसे हमारे लिए नया नहीं है, ये पहले से ही पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट है। तो ये कोई एपिडेमिक का रोल नहीं है कि ये बीमारी इतनी गंभीर रूप से फैलेगी। हाँ, ये जो कोविड के पेशेंट में हम स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, तो वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम होती है और इसके कारण स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, तो उस पेशेंट की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि हम उसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, वो और कम हो जाती है। तो एनवायरनमेंट से सीधे ही वो नाक से हम सांस लेते हैं, यानी राइनोसेरिब्रल टाइप का कॉमन कॉज देखा गया है, जिसके कारण हमारे चेहरे पर तथा आंखों के चारों बगल पूरा जो एडिमा हो जाता है, सूजन आ जाती है तथा हमारी छोटी छोटी आर्टरी होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और कई बार तो विजन लॉस भी हो जाता है, यानी कि आंखें भी खराब हो सकती हैं। सिर दर्द होना, चेहरे पे सूजन आना, कालापन पड़ जाना, ये सब इसके मुख्य लक्षण हैं। लेकिन ये आम आदमी को नहीं होता है, ये उसी को होता है जिसको या तो डायबिटिक पहले से हो या फिर उसकी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई चल रही हो या फिर स्टीरॉयड का ज़्यादा यूज़ किया हो। तो इससे घबराएं नहीं, इसकी मेडिसिन, एंटी फंगल मेडिसिन उपलब्ध हैं तथा अनावश्यक स्वतः ही मेडिसिन ना लें। काफ़ी फील्ड में देखा गया कि कुछ क्वैक्स होते हैं जो स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं, तो स्टीरॉयड का यूज़ कम से कम करें, जुडिशियली करें, आवश्यकता के अनुसार ही करें। एक सीनियर स्पेशलिस्ट के द्वारा ली गई दवाई ही लें, अन्यथा इसके खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये पेंडेमिक टाइप नहीं है कि ये आम आदमी को जैसे कोरोना की तरह इस तरीके से बीमारी नहीं फैलती। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे कोरोना से रिलेटेड बीमारी कौन कौन सी सामने आ रही है, देखो जो आम मरीज में हो जाती है? देखो, कोरोना से रिलेटेड बीमारी जो हम स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं, क्योंकि लंग्स इतने। स्टीरॉयड क्या है? स्टीरॉयड एक मेडिसिन का ग्रुप है जी। जैसे एंटीवायरस होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, स्टीरॉयड एक मेडिसिन होती हैं जिनके कारण हम बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी सूज जाता है शरीर। जैसे इसमें क्या होता है, जो कोरोना में दोनों लंग्स कंसोलिडेशन होता है, हार्ड हो जाते हैं,
जो एयर एलुलाई होते हैं जिनसे वो जहाँ पर एयर जाती है वो हार्ड हो जाते हैं, वो फूल नहीं पाते हैं, एकदम हार्डनेस आ जाती है। तो उस कंडीशन में स्टीरॉयड दवाएं दी जाती हैं जिससे वो सॉफ्ट होता है और जहाँ पर एलुलाई तक पहुँचने के लिए ये असरकारक दवाइयाँ हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये यदि ये जुडिशियली यूज नहीं किया गया, डोजिंग इसकी कैलकुलेशन नहीं की गई है, तो इससे इम्यूनिटी पावर भी खत्म हो जाती है। तो स्टीरॉयड दवाइयाँ को बड़ा जुडिशियली यूज करें, यही मेरा मैसेज है। रिलेटेड बीमारी कौन कौन सी है इसकी? इससे रिलेटेड बीमारी जैसे कोरोना के साथ म्यूकोरमाइकोसिस अभी जो कॉमन देखने में आया है, साथ में म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, हम लोग समझे? नहीं, म्यूकोरमाइकोसिस एक काला फंगस है। काला फंगस आ रहा है, वो बताया था आपने। हाँ, तो ये ऐसे एक राइनोसेल्युलर टाइप है, एक लंग्स में भी हो सकता है, एक डायरेक्ट इंजरी है, जैसे इंजरी हुआ और उस इंजरी में माना कि ब्लैक फंगस था तो उसको कुटेनियस सब कुटेनियस बोलते हैं, तो कुटेनियस इंजरी के कारण भी हो सकता है। मतलब कोई व्यक्ति पॉजिटिव होता है और उस पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो, और वो घर पे ही है, तो कैसे ऑक्सीजन को बढ़ा सकता है, क्या संभावना रहती है उसमें? देखो, कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, 80% पेशेंट तो ये देखने में आया है कि उनको ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है और वो घर पे ही रह के ठीक हो सकते हैं। 15% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी मेडिसिन दे के और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी, कुछ एंटीबायोटिक, कुछ एंटीवायरल मेडिसिन दे के ठीक किया सकता है, लेकिन उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए अभी जिला अस्पताल में हमारे पास प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन फैसिलिटी उपलब्ध है और वो हम अवेलेबल कराते हैं और ऐसा कहीं कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। बीच में जब बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गया था, हमारे सारे कोविड वार्ड आईसीयू फुल अप हुए थे, बीच में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा था, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकली इल हो जाते हैं और उनके लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, जिला जो अस्पताल है इसमें उपचार और कैसे बेहतर तरीके से हो सकता है, उसके लिए क्या आपका सुझाव है? देखो, ये एक त्रासदी थी और मेडिकल डिपार्टमेंट इसके लिए पहले से ही इतना प्री प्लान नहीं था, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इतने पेशेंट को हमें मैकेनिकल सपोर्ट यानी वेंटिलेटर देना पड़ेगा। फ्यूचर के लिए मैं चिकित्सा विभाग के लिए ये उम्मीद करता हूँ प्रशासन से, सरकार से, कि हमें मतलब कम से कम तहसील स्तर पे एक ऑक्सीजन प्लांट हो और तहसील स्तर पे हमें वेंटिलेटर सपोर्ट मिले, जिससे एक जगह लोड ना हो, सभी जगह वितरित हो जाए और वहीं पर उपचार। अपने अस्पताल में जांच और दवाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है? देखो, शुरुआती फेज में थोड़ा सा रेमडेसिविर की, इनॉक्सापेरिन की जो दवाइयों की थोड़ी शॉर्टेज रही थी, लेकिन अभी ऐसा कहीं प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन ने हमें ऑक्सीजन मास्क, इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन, इनॉक्सापेरिन जैसे महंगे इंजेक्शन, डी डाइमर जैसी महंगी जांचें जिला अस्पताल में फ्री निःशुल्क करवाई जा रही हैं और अभी पेशेंट पर किसी प्रकार का कोई पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं आ रहा है। अभी लगभग सभी दवाई उपलब्ध। अच्छा, अभी बताइए, लहर समाप्त हो गई या अभी है? क्या लगता है आपको? अब करौली की बात करें अपन लेवल की, जिले की। हाँ, करौली का देखो, शुरू में जो 20 अप्रैल से और 20 मई का टाइम था वो बहुत ही क्रिटिकल था। 20 अप्रैल से 20 मई तक जी। 20 मई से एक साथ पेशेंट इंक्रीज हुए। विद इन 10 डेज में हमारे लगभग 100 पेशेंट आए थे और उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी। फिर डेली 10 to 15 पेशेंट डेली डिस्चार्ज किए और 10 to 15 पेशेंट डेली एडमिशन किए। इस प्रकार से हमने बैलेंस रखा। लेकिन अभी जो मेरा खुद का डिस्कशन ये है कि अभी लगभग 50 to 60% पेशेंट शायद इन्फेक्ट हो चुके हैं। हालांकि वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हल्की जुकाम बुखार ये आए थे। उनको जरूरी नहीं है कि सबकी हम आरटीपीसीआर करा पाए, काफ़ी लोग गांवों से नहीं करा पाए। लेकिन अभी जो एक साथ डेप्रिसिएशन हुआ है, इससे यही लग रहा है कि अधिकतर 50 to 60% लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हुए और उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। इसलिए वो वायरस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं
जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेशन करा लिया, वैक्सीनेशन का हमें बहुत फ़ायदा मिला है। इस बार ओल्ड एज लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। ओल्ड एज डेथ रेट इस बार बहुत ही कम हुई है। इसका जो राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने जो 45 प्लस का वैक्सीन किया था, इसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। अन्यथा ओल्ड एज में इस बार डेथ रेट बहुत ज़्यादा होने वाली थी। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर गणेश मीना, राजकीय अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं।